सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो हमने देखी थी, स्टार्ट किया है हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि एक अलग पार्ट बनाएंगे बैंकिंग के लिए, जिसके अंदर बैंकिंग सर्विसेज पूरी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज भी है, फिर आपका ई बैंकिंग के बारे में भी कुछ दे रखा है कि मोड्स ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन ई बैंकिंग। सो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बैंकिंग सर्विसेज। हमने स्टार्ट कर दिया इस वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो रहेगी, इसमें पूरा केवल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, आपका भी खुद का कोई ना कोई एक सेविंग अकाउंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा, नहीं तो फैमिली में किसी ना किसी का होगा। और जो आपने अपने जनरली नाम सुने होंगे कुछ अकाउंट्स के, वो आपका एक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। अगर आपने अपना खुलवा रखा है, अपनी कुछ पॉकेट मनी वगैरह आप सेव करते हैं तो वो सेविंग अकाउंट आपने खुलवा लिया होगा। सेकंड वन आता है, अगर आपके घर में आपके फादर बिजनेसमैन है, अगर आप किसी बिजनेस से रिलेट भी करते हो, खुद भी अगर कर भी रहे हो, एंगेज भी हो, तो आपको पता ही होगा कि करंट अकाउंट खुलता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। एंड द थर्ड वन जो कि आपने सुना है वो होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट को डिपॉजिट करके उसकी एफडी करवा देते हो, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स के अकाउंट हैं जो कि हमें बैंक प्रोवाइड करती है कि हम बैंक में जाके उन 5 में से कोई भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास सेविंग अकाउंट। सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला अकाउंट है। हर फैमिली के अंदर 2 या 3 सेविंग अकाउंट आराम से होते हैं, मदर का, फादर का, आपका खुद का या बड़े भाई बहनों का, सबके मोस्ट प्रोबेबली सेविंग अकाउंट होते हैं। सैलरीज भी क्रेडिट होती हैं तो इसमें आ जाती हैं लोगों की, ठीक है ना। और वो अपनी सैलरी से बची हुई कुछ अमाउंट इसी में सेव भी कर लेते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको सैलरीज कैश में मिलती है, लाइक आप या मैं है, मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये मंथली मिल रहे हैं, चलो आपकी ज़्यादा ले लेते हैं, 80 हज़ार मिल रहे हैं आपको, देन इन दैट केस अगर उसमें कुछ बच भी रहा है तो आप एक सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवाते हो, उसमें हर महीने आप जो भी आपको बच रहा है वो आप डिपॉजिट करवा सकते हो। तो सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, स्मॉल सेविंग्स के लिए खुलता है। कुछ ना पॉइंट्स याद करने हैं बस, इनके ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछा जाएगा, बस एक ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना इसे। MOD जो है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन से, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट के अंदर स्मॉल सेविंग्स के लिए होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 4% तक ही होता है, इससे ऊपर नहीं जाता। 3, 3.5, 4, 3.75 वॉट एवर द बैंक इज गिवन। फिर आता है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट का, इट्स लेस देन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आप कोई अमाउंट की FD कराओगे ना, तो FD पे आपको जनरली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, 5%, 4.5, 6 जो भी है, जो भी बैंक जितना भी दे रही है, लेकिन सेविंग में आपको उससे कम ही मिलेगा, ये बात श्योरिटी की होती है। सेकंड वन आता है हमारे पास करेंट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। ये अकाउंट होता है हमारे बिजनेस पर्पसेस के लिए। सबसे पहली बात आती है, ये आप जनरली अपने लिए तो खुलवा ही नहीं सकते कि हाई भाई बैंक में गए, आपने कहा कि सर मुझे ना कुछ अपनी सेविंग्स हर महीने आप यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करनी है, तो एक काम करो मेरे लिए करेंट डिपॉजिट अकाउंट खोल दो, ताकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती हैं विड्रॉल की ना डिपॉजिट की। यहाँ एक चीज़ याद रखना, सेविंग के अंदर ना कुछ विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप पर्टिकुलर डे में इतनी अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि भाई मैं तो करंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवाऊंगा, चल दिया बैंक आप अपने फॉर्म ID प्रूफ्स लेके। सो ये आपका नहीं खुल सकता, क्योंकि वहाँ पर केवल फर्म के ही अकाउंट खुलते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट जो खुलते हैं वो केवल फर्म्स के खुलते हैं, बिजनेसेस के खुलते हैं। वहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा जाता, ना आपके नाम से फॉर्म भरे जाते, वहाँ पर एंटरप्राइज के नाम से, आपकी बिजनेस फर्म के नाम से वहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है, और बिजनेस फर्म के नाम से ही आपका अकाउंट ओपन होता है, समझे, ठीक है ना। अब ना एक और चीज़ समझते हैं कि जब करंट अकाउंट खुल गया, हमें ये बात क्लियर हो चुकी, सेविंग कोई भी खुलवा सकता है, लेकिन करंट के लिए कोई भी नहीं खुलवा सकता, केवल बिजनेस फर्म्स ही खुलवा सकती हैं, ऐसे कोई भी जाके अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ठीक है ना। तो वहाँ पर फॉर्म में बिजनेस का नाम लिखा जा रहा है, ये बात भी हमने देख ली। तो ये की पॉइंट्स हैं, दिमाग में याद रखना। फिर आता है कि आपने ना एक दिन में हजारियों पार्टी को पेमेंट्स करना होता है, लाइक आप गौतम अडानी हो, तो आपका करोड़ों का व्यापार है भैया, अरबों का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग पेमेंट्स करनी पड़ती हैं कि इनको पेमेंट भेज दो, इनको पेमेंट भेज दो, रिसीव भी होता है आपके पास जगह जगह से। तो ये वो अकाउंट है जिसके अंदर विड्रॉल की और डिपॉजिट की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यहाँ पर अनगिनत ट्रांजैक्शन दिन भर में हो सकते हैं, जितने भी हो सके, जितना बड़ा आपका बिजनेस हो, बैंक ये हैंडल करने को तैयार रहती है। इसीलिए बैंक कहती है कि हम इतना बड़ा आपका काम देख रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन का लेन देन, तो हम यहाँ पर कुछ चार्जेस भी इम्पोज कर सकते हैं। इंटरेस्ट तो आपको यहाँ मिलेगी नहीं, भूल जाना, ठीक है ना। ऐसे तो मेरा करोड़ों का बिजनेस हो या आपका हो, तो हम करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल दें और हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। करंट अकाउंट में 0% होता है इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं मिलना, अलग से चार्जेस और आपसे बैंक ले लेगी आपके काम करने के लिए, ठीक है।
फिर आता है कि इसमें मनी जो भी विड्रॉ होती है ना, वो केवल चेक के थ्रू होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक करंट अकाउंट है, आपकी बिजनेस फॉर्म है, आप पापा से भी अपने पूछ सकते हो कि कभी होता है कि यार 5 लाख की डिपॉजिट करवाने थे करंट अकाउंट में, किसी को भेजने हैं लेकिन ज़्यादा हो गए, अब कैश की नीड पड़ रही है दुकान पे कि चाहिए भाई शॉप पे, तो उन्होंने क्या करा, आपको ही चेक दे दिया एक सेल्फ करके, अपना इनाम लिख के उसमें सेल्फ लिख के आपके हाथ में पकड़ा दिया कि बैंक जाओ रुपए निकाल ला। तो कभी भी आप जाओगे ना तो इसमें मोड ऑफ जो आप क्या मतलब कि एक तरीके से विड्रॉ कर सकते हो, जो मोड ऑफ विड्रॉइंग का है वो केवल चेक के थ्रू होता है, इसके अलावा कोई मीन्स नहीं है। अदरवाइज आप ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में थ्रू ऑनलाइन ई बैंकिंग। ओके, जिसके घर में बिजनेस फर्म चल रही है कोई, जो बैंक भेज दिया जाता हो किसी काम से बार बार, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि करंट अकाउंट क्या है। और वैसे मैंने समझा दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थर्ड वन आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि इसका नाम है रिकरिंग, यानी कि बार बार होने वाला। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, नाम से याद कर लेना। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब इसके अंदर आपको ना एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद बैंक में डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है ना। मान लो मैंने बैंक से कहा था कि मैं हर महीने 5,000 रुपये दूंगा, 5,000 पर मंथ टिल 2 ईयर्स, 2 साल तक दूंगा। तो बैंक ने मुझसे कहा कि ठीक है, हम आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे ईयरली पर एनम। तो इस तरीके से इस तरीके से डिपॉजिट्स होते हैं। लाइक 5,000 पर मंथ मेरी यूनिफॉर्म अमाउंट है, हर महीने देना है, हर महीने की लास्ट डेट को, यानी कि हर महीने 30 तारीख या 31 जो भी है, तो वो मेरा एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड है और यूनिफॉर्म ही अमाउंट रहेगी, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और 2 साल तक करना है मुझे ये काम, तब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा दोनों साल का 6% का, जो भी मेरी अमाउंट वहाँ जाएगी। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर सेविंग अकाउंट से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तभी लोग रिकरिंग खुलवा लेते हैं। सेविंग से आपको रिकरिंग डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ये समझ आया। रिकरिंग डिपॉजिट बहुत सिंपल है, एक यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म टाइम पीरियड के बाद आपको बैंक में डिपॉजिट करनी है टिल द टाइम पीरियड जो भी आपने चूज किया है। रादर इट कैन बी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वॉट एवर द ईयर्स यू हैव चूजन। फिर आता है फोर्थ वन, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये है जो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एफडी अकाउंट की भाई मेरे होने पे मेरे पापा ने उस टाइम करा दी थी 10 लाख की एफडी, अब वो 20 साल बाद जब मैं 18 या 20 साल का हो जाऊंगा तब जाके वो होगी, तब वो उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, तब मैं वो पैसे क्लेम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने सुने होंगे घर घर में। तो एफडीज बहुत ज़्यादा होती हैं इंडिया के अंदर। वैसे भी लोग इकट्ठा पैसा रख देते हैं कि बेटी के नाम से, उसकी शादी के नाम से अलग रख दिया, बैंक में पड़ा है, वो 10 साल 15 साल उसकी आपने टाइम पीरियड चूज किया था, अब वो इतने साल बाद ही आपको मिल सकता है। ठीक है ना। अगर आप बीच में लेने की कोशिश भी करते हो तो कुछ बैंक्स होती हैं जो आपको इंटरेस्ट दे देती हैं थोड़ा बहुत, या फिर बहुत सारी बैंक्स 90% ऐसी है जो 1 भी रुपया आपको नहीं देती। आपको मैच्योरिटी तक वेट करना ही होगा। तभी कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी में कि एफडी तोड़वानी पड़ेगी। सुनी होगी ये टर्म, एफडी तोड़वानी पड़ेगी। तो एफडी तोड़वाते में उनको इतना दुख क्यों होता है? वो इसी बात का दुख होता है कि उनको अब इंटरेस्ट नहीं मिलनी, जो वो सोच के चल रहे थे कि जो आज 10 लाख मैंने 10 साल या 15 साल पहले बैंक को दिए थे, कहीं वो मुझे अब 18-20 होके मिलेंगे, तो अब वो नहीं मिलने वाले 18-20, वो 10 ही मिलेंगे, क्योंकि वो मैच्योरिटी से पहले उन्होंने क्लेम मांग लिया उस पैसे का। वो अपने पैसे मैच्योरिटी से पहले ही वापस लेना चाह रहे हैं। इन दैट केस 90% ऑफ द बैंक्स 1 भी रुपया इंटरेस्ट का नहीं देती, और कुछ होती हैं तो वो 30-40% वॉट एवर दे वांट, वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ दे देती हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं देगा। ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट, एक इकट्ठी अमाउंट जमा कर देते हो। जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने वो अमाउंट वहाँ रखी है, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। समझे? हायर द टाइम पीरियड, हायर द इंटरेस्ट विल बी। फिक्स टाइम पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 1 साल के लिए आपने वो एफडी कराई है, मान लो 10 लाख रुपए 1 साल के लिए आप जमा करने जा रहे थे बैंक में, उन्होंने कहा सर 1.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपने कहा 2 साल के लिए 1.75, 3 साल के लिए उन्होंने कहा 2.5%, फिर आपने कहा 5 साल के लिए तो उसने कहा 3%, फिर आपने कहा अगर मैं 10 साल के लिए छोड़ दूं तो कहता है 5%। तो जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो वहाँ रखने का, वो उधर से इंटरेस्ट बढ़ा के आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम पीरियड बढ़ाओगे उतने टाइम तक बैंक आपके पैसे को यूटिलाइज कर पाएगा, औरों को लोन पे देगा, कुछ भी करे उस पैसे का। वो मोस्टली लैंडिंग ही होती है। बैंक कैसे पैसा कमाता है? आपके पैसे को डिपॉजिट में रखता है अपने पास, फिर उससे लोगों को लोन बांटता है, और लोन पे 6-6, 7-7% की फिर इंटरेस्ट लेता है। ठीक है ना। फिर आपको उसमें से कितना दे रहा है? वो 4.5-5 मैक्सिमम जो भी दे रहा हो, उसमें जो बीच में उसको बचता है ना, वही होता है उसका स्प्रेड। ये आगे पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है। बिफोर मैच्योरिटी मैंने बताया क्लेम मांगते हैं, तो बड़ा मूवीज में और कई कई घरों में भी सीन देखे होंगे कि यार
एक्सीडेंट हो गया या कुछ ज़रूरत है इमरजेंसी में, एजुकेशन के लिए चाहिए या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं मैच्योरिटी, वो क्या कहते हैं, एफडी तोड़नी पड़ेगी। तो उसका मतलब यही होता है, बड़ा दुख है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिलना अब जो सोच के चले थे, आप सोच रहे थे पैसा दुगना हो जाएगा या 1.5 गुना हो जाएगा, जो भी है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट वन आता है मोड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के अंदर। इसका सबसे ज़्यादा पूछे जाने का चांस होता है और इसकी वर्किंग समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वर्किंग थोड़ी घुमा देती है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है कि पहली चीज़, ये कॉम्बिनेशन होता है सेविंग और एफडी का, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का। ये क्या है, आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का एक मिक्सचर है, यानी कि दोनों की वर्किंग को परफॉर्म करेगा, सेविंग की वर्किंग भी करेगा और फिक्स डिपॉजिट की वर्किंग भी करेगा। अब कैसे करेगा ये देखते हैं। मेरा अकाउंट था, ठीक है ना, तो उसमें क्या करा, मैंने कहा कि सर मेरे अकाउंट में अगर 40,000 से ऊपर रुपए जाते हैं, कभी भी 40,000 से ऊपर जाते हैं और जितनी भी अमाउंट एक्सेस में होती है, तो वो सारी की सारी आप एफडी में ट्रांसफ़र कर देना मेरे फिक्स डिपॉजिट में। सपोज करो मेरे अकाउंट में रुपए पहुंच गए थे, किसी ने जमा करवाए 52,000, तो 40 छोड़ के एक्सेस में कितने बचे, 12,000। तो 40 तो मेरे सेविंग में छोड़ देंगे, वो कहाँ छोड़ देंगे, सेविंग के अंदर, ठीक है ना। और जो 40 के ऊपर थे, 12,000 एक्सेस में थे, वो 12,000 मेरे किस में डाल देंगे, एफडी में। कुछ समझ आया? यहाँ लाइन पढ़ो, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सर्टेन लिमिट इन सेविंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये होता है, सेविंग अकाउंट है मेरा, उसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि सर मेरे 40,000 या जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हो, कि इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट जाएगी वो आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। सिंपल है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा कैसे जाएगा, हम हर महीने देंगे नहीं, हमने कह रखी है कि आप इतने काटते रहना डेली या हर महीने काट लेना, नहीं, हमने इतना बोल दिया कि हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर अगर 40,000 से ऊपर जितना भी पैसा जाए एक्सेस में, वो सब फिक्स डिपॉजिट में आप डाल देना। ये हो गया यहाँ पे एक केस। सेकंड केस आता है इसका, जो दो ही वर्किंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये और एक ये। फिर आता है अगर आपने चेक इशू किया, सपोज करो मेरे अकाउंट में अब यहाँ 12,000 जाने के बाद कितने बचे थे, 40 बचे थे ना। 40 में से मान लो मैंने फ़ोन पे यूपीआई करके कहीं रेस्टोरेंट और इन सब में खर्च कर दिया, मेरे पे बचे केवल 35,000 अकाउंट के अंदर सेविंग में। मैंने इशू कर दिया एक चेक अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी, लाइक बिजनेस पर्पज से भी अगर कर दिया है, तो 38,000 का। अब जो माइनस में 3,000 शॉर्टेज गई, ये शॉर्टेज कवर करने के लिए बैंक क्या करेगी, तुरंत वो फंड्स ना मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से सेविंग के अंदर वापस डाल देगी। इफ चेक इशूड एंड सफिशिएंट फंड्स आर नॉट देयर, इन दैट केस सेविंग अकाउंट्स फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी। सेविंग अकाउंट्स के अंदर फंड्स ले लिए जाएंगे फ्रॉम द एफडी अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कितने चल रहे थे मेरे, 35, चेक इशू कर दिया मैंने 38,000 का, अब 3,000 का तो कम रह गया ना, माइनस में चल रहा है, तो कैसे बैंक मेरा चेक पास कर देगी, तो क्या करेगी, मेरे एफडी अकाउंट से 3,000 इधर सेविंग में डाल देगी तब तक के लिए। सो ये थे हमारे पांचों के पांचों अकाउंट। आई होप इनकी वर्किंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इन डेप्थ जाके ही आपको बताया है जो जो मेन हो सकता था। इन केस अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग सर्विसेज, जो कि बुक के अंदर हमारे पास गिवन है। सबसे पहले है बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर है कैश क्रेडिट। सो बैंक ड्राफ्ट का मतलब पता है क्या होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका यूज़ किया जाता है फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट या किसी दूसरी ब्रांच में, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं गया अपनी बैंक में, मेरे अकाउंट में थे मान लो 50,000 रुपीज़ पहले से, और अब मैंने जमा कर दिए वहाँ पर जाके 2 लाख रुपये, और तो कितने हो गए, 2,50,000। अब मुझे याद आया कि मुझे एक पार्टी को पेमेंट करना है जो कि यहाँ के नहीं है, सपोज़ करो वो लखनऊ के हैं या कहीं और बाहर के हैं, विद इन इंडिया हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया एक ड्राफ्ट फॉर्म, बैंक से कहा कि सर एक ड्राफ्ट दे दीजिए। वहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स फिल करी, नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसकी ब्रांच, IFSC कोड, सब कुछ लिखा और उन्हें दे दिया कि इतने रुपए इनको ट्रांसफ़र करवाने हैं, फिर वो रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो इसका इतना ही यूज़ होता है बैंक ड्राफ्ट का, यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट या किसी और दूसरी ब्रांच, ठीक है ना, किसी और स्टेट में, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के लिए कुछ बैंक्स आपसे कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं वो पैसा ट्रांसफ़र करने का। बाकी आपके क्या कहते हैं, रिलेशन पे डिपेंड करता है कस्टमर के साथ, यानी कि आपके बैंक के साथ कैसे रिलेशन है। अगर आपका आए दिन का आना जाना है, काफ़ी ज़्यादा आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो फ्री में भी कर सकते हैं।
अदरवाइज आपसे कुछ कमीशन या चार्जेस भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बैंक ड्राफ्ट। बहुत सिंपल है, यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट और टू एनी अदर ब्रांच विद इन दी सर्टेन स्टेट्स, विद इन इंडिया बोल सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये फैसिलिटी केवल और केवल अवेलेबल होती है करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट होल्डर्स कौन होते हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है, कोई भी लिमिट नहीं होती उनकी विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए, कितने भी जमा करो कितने भी निकालो, मतलब निकालना क्या, पेमेंट करना लोगों को, ठीक है ना, थ्रू द हेल्प ऑफ चेक ही कर सकते हैं विड्रॉन जो भी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, चार्जेस आपसे कुछ इम्पोज किए जा सकते हैं फॉर कैरिंग आउट योर अकाउंट, आपके अकाउंट के मेंटेनेंस की, ठीक है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक आपको ना एक सर्टेन लिमिट दे देती है कि अगर आपके अकाउंट में रुपए भी नहीं है तो आप 2 लाख रुपए तक और एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, या इट मे बी 5 लाख, डिपेंड करता है कस्टमर पर और उसके बिजनेस के टर्नओवर पर। किस पे, कस्टमर के कैसे रिलेशन है बैंक के साथ, तो बैंक में भी उसको ट्रस्टवर्दी समझ के उसे 50 लाख की दे दे सैंक्शन लिमिट, कि आप ओवरड्राफ्ट में 50 लाख तक, अगर आपके अकाउंट में रुपए है भी नहीं तो भी, लाइक मेरे अकाउंट में करंट अकाउंट था मेरा, ठीक है ना, इस टाइम केवल उसमें 5,000 रुपये पड़े हैं बस, लेकिन मैंने क्या किया, बैंक ने मेरे को क्या दे रखी है, ट्रस्टवर्दीनेस पे, मेरी मार्केट वैल्यू पे और मेरे बिजनेस टर्नओवर के बेस पे, मेरे सेल्स टर्नओवर के बेस पे मुझे 50 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। कितनी, 50 लाख की। तो अब ये 5,000 थे मेरे पे तो केवल, और मैंने चेक इशू किया 40 लाख का, तो वो इजीली मैं चेक इशू कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 50 लाख की, ठीक है ना। तो ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि आपके पास आपके अकाउंट में खुद के पैसे नहीं थे, लेकिन बैंक ने आपको एक सर्टेन लिमिट दे रखी है कि आप उनके उतने पैसे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी टाइम, लेकिन वो पैसे आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी अमाउंट आप यूज़ करोगे। और ये जो आपको मिला है ना, ट्रस्टवर्दीनेस पे आप भले ही कह लो, बिजनेस टर्नओवर पे भी कह लो कि बैंक ने दे दी, लेकिन बैंक कहीं आप इतना पैसा देख के नीयत खराब ना हो, भाग ना जाओ, इसलिए आपसे कुछ कोलेट्रल लेके भी रखती है। कोलेट्रल में जनरली आपके शेयर्स भी आ सकते हैं, अगर आपके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नेटवर्थ आपकी शेयर्स की है काफ़ी सारी, तो आप शेयर्स रख सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर्टी, गोल्ड, वॉट एवर कोलेट्रल जो भी आप चाह रहे हो उसकी वैल्यूएशन में बैंक आपसे रखवा लेगी, तब वो आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी यूज़ करने देगी, ठीक है ना। और जो रेट होता है इसका लेस देन कैश क्रेडिट होता है। सिंपल है, क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट में आराम से पूछ लीजिएगा। वैसे तो बहुत सही से समझा दिया है और कुछ इसमें खास है भी नहीं। कैश क्रेडिट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैश लोन टू अ कंपनी। क्रेडिट लिमिट सेंक्शन कर दी जाती है जहां तक आप अमाउंट यूज कर सकते हो बैंक से, ओनली आफ्टर रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज गिवन एज कोलेट्रल। अब ये क्या होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में इतना ही डिफरेंस आता है कि बहुत शॉर्ट टर्म कैश लोन होता है। बैंक जब चाहे तब कह सकती है कि अब आप अपनी कोलेट्रल लीजिए और हमें खत्म करना है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर वो नहीं कहती है ऐसा कभी भी। वो तभी कहेगी जब आप या तो उसकी अमाउंट ओवरड्राफ्ट जो आपने यूज करी है वो रिपेमेंट में आप देरी कर रहे हो तब, अदरवाइज तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सालों साल चलती रहती है, लोगों की 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं। कैश क्रेडिट के अंदर आप शॉर्ट टर्म शेयर्स अपने, या शेयर्स आपने रख दिए, या और कुछ एक तरीके से करंट असेट्स या कुछ सिक्योरिटीज आपने रख दी वहां पर, देन इन दैट केस आपको कैश क्रेडिट मिल जाता है। आपको एक सर्टेन लिमिट आपके बैंक अकाउंट में कैश की ट्रांसफर कर दी जाती है कि 25,000, 30,000, ठीक है ना। वो ट्रांसफर करने के बाद आप उसमें से जितने यूज करोगे आपको उतने पे इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कैश क्रेडिट। लेकिन इसमें भी आपको एक रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, जो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, कि आपको शेयर्स या कुछ भी करंट असेट या शॉर्ट टर्म असेट्स आपको रखने पड़ेंगे एज अ कोलेट्रल, तो वो देने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत माइनर सा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, इन डेप्थ जाना नहीं है। अब बात करते हैं हम अपनी ई बैंकिंग को लेके, विद इन 2-3 मिनट्स उसको भी खत्म करते हैं, देन ये वीडियो एंड होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ई बैंकिंग। करते हैं ई बैंकिंग की। ई बैंकिंग क्या है, तो जनरली आप जानते हैं कि आजकल कोई भी बैंक में जाके लाइन में लगने को तैयार नहीं है। सो बैंक्स ने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रखे हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो आप बैंक में जाके कराना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक अपना बैलेंस चेक करना जो आप बैंक में जाके करेंगे, अपनी पासबुक प्रिंट करवाना होता है ना, तो वो आप अपनी पासबुक ऑनलाइन देख सकते हैं अपने फ़ोन में कि आपके क्या क्या ट्रांजैक्शंस आज हुए हैं या पहले भी हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप फंड्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, कि आप डिजिटली विदाउट गोइंग टू बैंक आप पेमेंट्स किस किस मोड से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, दैट इज़ ETF बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आता है आपका नेफ्ट और RTGS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पॉइंट ये आता है मोस्टली
बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, मेरे टाइम पे मुझे भी था कि नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस होता क्या है। अगर दोनों ही फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए हैं तो जनरली ना क्या होता है, आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है ना। तो अगर यार मुझे 1 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो वो मैं कैसे करूँ फिर? इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख है, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे करना ही पेमेंट 1 लाख का है, 80,000 का है, तो मैं कैसे करूँ पेमेंट? फिर ना करूँ। ऑनलाइन फ़ोन पे पेटीएम से हो नहीं सकता बिकॉज उनकी 40,000 या 50,000 लिमिट सेट होती है। तो अब तो मैं तो रह गया ना बीच में, मैं कैसे करूँ ये पेमेंट फिर? उसके लिए हमारे पास नेफ्ट की मिनिमम में नो लिमिट है, आप 100 रुपये भी करो, 200 भी करो, मैक्सिमम भी नो लिमिट है, ठीक है ना। आप नेफ्ट भी कर सकते हो, आरटीजीएस भी कर सकते हो। नेफ्ट लाया गया था क्योंकि मिनिमम आरटीजीएस 2 लाख से नीचे नहीं हो सकता, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए या इससे ऊपर। तो नेफ्ट लाया गया कि 2 लाख से नीचे के ट्रांजेक्शन्स भी सेटल हो सके, ठीक है ना। सेकंड आता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पर ये याद रखना है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एटीएम मशीन से रिलेट करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है ना, कि आप क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की हेल्प से मशीन्स पे जाके विदाउट गोइंग टू बैंक लाइन में लग के एक फॉर्म भर के कि मुझे पैसे विड्रॉ करने, बजाय उसके आप एटीएम मशीन पे जाते हो, अपना कार्ड अंदर करा, पिन डाला, अमाउंट डाली और आपने विड्रॉ कर लिया कैश और आप चले आए, तो आपका बहुत सा टाइम बच गया, ठीक है। थर्ड आता है आपका डिजिटल कैश। इसका मतलब होता है आपके फ़ोन पे, पेटीएम, वॉलेट्स के अंदर जो आप कैश रखते हो ना, वो वाला, कि आपके पास डिजिटली कैश है, कहीं भी आपको पेमेंट करना है, जस्ट आपने क्यूआर स्कैन किया, नंबर डाला, उनका यूपीआई आईडी डाली और पेमेंट कर दिया, दैट्स द डिजिटल कैश। फिर आता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आपने कई जगह देखा होगा कि वो लोग अंगूठा लगाते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, फिर वहाँ पे मोस्टली ऐसा विलेजेस और टाउन्स में आप देख सकते हो जगह जगह पे वो रेड कलर का फिंगरप्रिंट वाला होता है, उस पर अंगूठा लगाया, उसके बाद आपका, अगर आपका आधार आपके बैंक से लिंक है देन, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी, तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। मोस्टली जिन लोगों ने देखा हो कमेंट करके बताना ज़रूर कि हाँ भाई देखा है। फिर आता है पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, पीओएस। पीओएस ना आपकी बुक में आप कंफ्यूज हो गए अगर पैराग्राफ पढ़ोगे पूरा तो, इसलिए पीओएस मैं बताता हूँ। कभी आप पेट्रोल पंप्स पे या कहीं किसी भी और रिटेल शॉप पे गए हो जहाँ पर वो कार्ड वाली मशीन होती है ना, जो हाथ में लेता है, आप कहते हो सर मेरे पे तो कार्ड है, तो कहता है यस सर कार्ड से पेमेंट, तो स्वाइप कर देता है, या वीज़ा कार्ड हो तो टैप कर देता है। तो वो जो मशीन होती है ना छोटी सी उसके हाथ में, उसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर आपकी कार्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसको रीड करने की कैपेबिलिटी है और वो ट्रांजैक्शंस को फिर सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है, तो उसको बोलते हैं पीओएस। और जनरली इस टाइम बहुत चल रहा है पीओएस, हर रिटेल शॉप पे आपको पीओएस मिल जाएगा। छोटा सा एक ऐसा फ़ोन जैसा दिखता है, उसमें कार्ड साइड से स्वैप कर सकते हो, अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो आप टैप करके भी पेमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। बैंकिंग सर्विस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक जो सर्विसेज देती है वो, साथ में ई बैंकिंग के मोड ऑफ पेमेंट्स भी सब देख लिया हमने। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंश्योरेंस के साथ। उसके बाद ये लास्ट वीडियो होगी इंश्योरेंस के बाद एक और, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग इनको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो कंप्लीट हो जाएगा फिर ये चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड विद केटीपी।